नमस्कार बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आप सभी लोग को मेरा यूट्यूब चैनल उमेश सिवा ऑफिशियल पे स्वागत है। इस मिशन के द्वारा हम लोग अपना माध्यमिक 2025 के लिए फिजिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस सीरीज पे हम लोगों को मिलेगा कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक का जितना भी लेक्चर्स है आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे और दरकार पड़े तो 2x का स्पीड पे देख लेना, लेकिन रिवीजन बार बार करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स, जो कि है आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग का पार्ट 2। तो देखिए, हम लोगों ने आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग का डेफिनेशन पार्ट 1 में ही हमने पढ़ लिया था। अभी हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन कौन होते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड में कौन कौन आते हैं। बेसिक एग्जाम्पल्स अगर आप लोगों को याद करना हो तो ये टेबल बुक में अच्छे से ये टेबल दिया है, आप लोगों को ये याद करना है। सबसे पहले क्या है, नेप्थिलीन है। क्या है? नेप्थिलीन है। उसके बाद केन शुगर है। ग्लूकोज भी कोवेलेंट कंपाउंड पे ही आएगा। इथेनॉल भी हम लोगों का कोवेलेंट कंपाउंड पे ही आएगा। मीथेन, क्लोरोफॉर्म एंड अमोनिया। ठीक है। और हमने जब भी फिजिकल स्टेट के बारे में आयनिक कंपाउंड में, आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक कंपाउंड में पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड में ज्यादातर फिजिकल स्टेट हम लोगों का सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का बीच का जो भी फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में हम लोगों को डिफरेंट वेरिएंट ऑफ फिजिकल स्टेट हम लोगों को देखने को मिलेगा। कोई कोई सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड होगा, कोई कोई लिक्विड होगा, कोई कोई गैस होगा। इसके पीछे का साइंस भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और आप लोगों को और दूसरा चीज क्या भी याद करना है, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये किन किन चीज के साथ सॉल्युबल है, ये भी थोड़ा बहुत आप लोग मोटा मोटी देख लीजिएगा। अगर हम लोग नेप्थिलीन का बात करें तो ये इथेनॉल और ईथर के साथ सॉल्युबल होगा। केन शुगर का बात करूंगा तो वाटर के साथ सॉल्युबल होगा। ग्लूकोज का बात करूंगा तो वाटर के साथ सॉल्युबल होगा। इथेनॉल का बात करूंगा तो वाटर के साथ सॉल्युबल होगा। मीथेन का अगर बात कर दूंगा तो इथेनॉल और ईथर के साथ सॉल्युबल होगा। और क्लोरोफॉर्म का इथेनॉल और ईथर, एंड लास्ट में अमोनिया जो है वो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड तो अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके साथ कंपेयर करते हुए आप लोग कोवेलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज भी अच्छे से बता पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों का फिजिकल स्टेट, अगर हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड का फिजिकल स्टेट का बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड गैसेस स्टेट में भी होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है एंड सॉफ्ट सॉलिड स्टेट में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो भी फोर्स हो रहता है वो वीक वेंडरवाल फोर्स है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ये फोर्स होता है वीक वेंडरवाल फोर्स होता है, जिनके कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के कारण से हम लोगों को कोवेलेंट कंपाउंड का स्टेट गैसेस में भी दिखाई देता है, लिक्विड फॉर्म पे भी दिखाई देता है और सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है। लेकिन कैसा सॉलिड फॉर्म पे? सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म पे दिखाई देता है। अगर हम लोग पार्टिकल्स का बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड में पार्टिकल्स आयंस वगैरह रहते थे, चार्जेस वगैरह रहते थे। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में एज सच कोई भी आयंस वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो वीक वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी का बात करें तो ये जो भी कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट के साथ इनसॉल्युबल होगा, जैसे कि वाटर के साथ इनसॉल्युबल होगा। एक दो एक्सेप्शन आप लोगों को दिखने को मिलेगा। अगर हम लोग सॉल्युबल, यानी कि किन किन के साथ सॉल्युबल होता है, ये होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबल होता है, जैसे कि अल्कोहल एंड ईथर के साथ। ठीक है। अभी यहाँ आप लोगों को एक्सेप्शन दिखने को मिलेगा। वो एक्सेप्शन क्या है? देखिए, केन शुगर, ग्लूकोज, H2S, NH3, HCl, ये सभी कोवेलेंट कंपाउंड है। हमने प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा था कि जो भी कोवेलेंट कंपाउंड है वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते, यानी कि पोलर सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो केन शुगर, ग्लूकोज है ना, H2S, NH3, HCl, ये सभी जितना भी है, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये पानी के साथ मिक्स होता हुआ दिखाई देता है। तो ये हम लोगों का एक एक्सेप्शन रहता है।
तो अभी लास्ट पॉइंट क्या है, क्या कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड जैसा गुड कंडक्टर है कि नहीं है। तो इधर देखिए, दे आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड मोल्टेन और एक्वस स्टेट। हमने आयनिक कंपाउंड में क्या देखा था, आयनिक कंपाउंड में अगर सॉलिड स्टेट में रहता है तो वो बैड कंडक्टर रहता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड को अगर हम लोग मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट में कन्वर्ट कर दे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के केस पे ऐसा नहीं होता है। चाहे आप कोवेलेंट कंपाउंड को सॉलिड में रखें या मोल्टेन या एक्वस स्टेट में रखें, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर इधर अभी इसका भी एक एक्सेप्शन हम लोगों को देखने को मिलता है, वो क्या है, aqueous solution of NH3H2S कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वेरी लिटिल प्रोपोर्शन। यानी कि अगर हम लोग एमोनियम और हाइड्रोजन सल्फाइड को एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दे तो इन दोनों में हम लोगों को हल्का सा इलेक्ट्रिसिटी पास होता हुआ, कंडक्ट होता हुआ दिखाई देता है, हल्का सा। ठीक है, लिटिल प्रोपोर्शन पे। तो ये हम लोगों का एक्सेप्शन रहेगा। क्यों एक्सेप्शन, क्योंकि NH3 और H2S तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है और प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था, कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये दोनों लिटिल अमाउंट पे कंडक्ट करते हैं जब इन लोगों को, ये दोनों को जब हम एक्वस सॉल्यूशन पे कन्वर्ट कर देते। तो ये हम लोगों का एक एक्सेप्शन रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन जो भी रहता है वो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा मार्क किया जाता है। तो मेरे बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड में किस प्रकार से बॉन्डिंग होता है, यानी कि लीविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे F2 का। ठीक है, और आप लोगों को पता है जो भी F है यानी कि फ्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 होता है ना। आउटर मोस्ट सेल पे कितना होता है, 7। और आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं, जो भी हम लोग लीविस डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसीलिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 जन लगा देंगे। ठीक है, मैं इधर एक बार फिर से आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 जन, 1 4 6 7 जन है, राइट। तो दूसरा भी फ्लोरीन का 7 ही जन होगा, 1 3 5 7। ठीक है, तो ये दोनों जब भी कंबाइन होते हैं तो किस प्रकार से कंबाइन होते हैं आप लोग देख लीजिएगा। इधर 1 2 3 4 5 6 7 है ना। दूसरा फ्लोरीन का भी 1 1 2 3 4 5 6। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डुप्लेट रूल के हिसाब से अगर कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी एटम्स या तो कोई भी मॉलिक्यूल्स वगैरह अपने आप को स्टेबल करना है तो आउटर मोस्ट सेल पे वो लोग कोशिश करेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन बना के रखे। लेकिन इन लोगों का तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 जन है, इसको चाहिए कितना, 1 जन चाहिए, एक्स्ट्रा 1 जन चाहिए, राइट। तो क्या करेगा, ये फ्लोरीन जो है इसका 1 मांग लेगा ऐसे करके, है ना। और ये वाला फ्लोरीन है, ये भी इसका 1 मांग लेगा, यानी कि ये वाला फ्लोरीन भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये वाला फ्लोरीन भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हम लोगों को 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता हुआ दिखाई देता है और ये फाइनली बन जाता है सिंगल बॉन्ड। कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसीलिए इसको लिखा जाता है किस प्रकार से, F2 के हिसाब से। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट। ओके, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड है वो क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल डैश है तो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को पता है कार्बन का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2,4 और ऑक्सीजन का जो भी रहता है 2,6। अगर ऑक्सीजन को स्टेबल होना है, सॉरी कार्बन को अगर स्टेबल होना है तो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को स्टेबल होना है तो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे, इधर देखिए, ऑक्सीजन जो है इसका आउटर मोस्ट सेल पे खाली 6 रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। और कार्बन का भी देखिए आउटर मोस्ट पे 4 है, इसीलिए 1 2 3 4। ठीक है, अभी करेगा क्या, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से भी 2 ले लेगा और ये ऑक्सीजन से भी 2 ले लेगा, यानी इसका कंप्लीटली 8 हो जाएगा। आप लोग अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन सफिशिएंट हो गया। अभी ये ऑक्सीजन को 2 एक्स्ट्रा चाहिए, इसीलिए ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से 2 ले लेगा और ये वाला ऑक्सीजन भी यहाँ से 2 ले लेगा। तो अभी अगर ऑक्सीजन का काउंट करेंगे तो इसका भी 8 ही बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8।
इस वाले का भी 8 ही बन जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लिविस डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाए तो कुछ इस प्रकार का होगा। और ये कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि डबल डैश है, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। हाइड्रोजन क्लोराइड का, अगर हाइड्रोजन का बात करेंगे तो लास्ट सेल पे एक इलेक्ट्रॉन हुआ है। हालांकि हाइड्रोजन का तो एक ही सेल रहता है, राइट। तो ये वाला में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और क्लोरीन का लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और हमने डुप्लेट रूल में क्या पढ़ा था? अगर कोई भी एलिमेंट या एटॉम का खाली एक सेल है, खाली टोटल सेल खाली एक ही सेल है, तो वो हमेशा अपना सेल पे 2 जन बिठाने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए एक तो ऑलरेडी है, तो एक एक्स्ट्रा चाहिए, और क्लोरीन के लिए भी एक एक्स्ट्रा चाहिए 8 बनाने के लिए। तो करेगा क्या? देखिए, हाइड्रोजन का एक जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन ले लेगा, और क्लोरीन का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन ले लेगा, यानी कि शेयरिंग हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में भी हम लोगों को सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग बाकी का भी अच्छे से लिविस डॉट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग इधर देखिए C2H4 का, इसका भी सेम है। आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे कुछ इस प्रकार का हम लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। तो आप लोग ये जो है आप लोग अच्छे से खुद ट्राई कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो कॉमेंट सेशन पे आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। आयनिक बॉन्डिंग में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, वो था इलेक्ट्रोवैलेंसी था। क्या था? इलेक्ट्रोवैलेंसी था। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या था? आयनिक बॉन्डिंग में हम लोगों को पता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स से एलिमेंट्स वगैरह एक दूसरे में बॉन्डिंग बनाते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके बनते हैं तो वो क्या है? आयनिक बॉन्डिंग होता है। और जितना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते थे। ठीक इसी तरीका से कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों का शेयर हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे कोवेलेंसी। आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय एन एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट। अगर एक पेयर हुआ है तो कोवेलेंसी उसका 1 होता है। अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो उसका कोवेलेंसी 2 होता है। अगर 3 पेयर ऑफ शेयर हुआ है तो उसका कोवेलेंसी 3 रहता है, ठीक है। अभी दूसरा आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? हालांकि ये आप लोगों को थोड़ा बहुत एकदम पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। लिविस मॉडल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज नॉट शोन, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लिविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं दिखाया जाता, यानी कि नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, हालांकि हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग शेयरिंग दिखा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये उतना पॉसिबल नहीं रहता है। क्यों? देखिए, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 डज नॉट सपोर्ट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल का जो भी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको एक्सपेरिमेंटली, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए O2 मॉलिक्यूल को मतलब लिविस मॉडल पे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। वैसे हम लोग बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम लोग जेन्यून वे में जाए तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण नहीं होता है, ठीक है। अभी लास्ट पॉइंट है, अभी ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंसेस का एबिलिटी टू गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, यानी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड होने का जो भी एबिलिटी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। अभी हम लोगों का इस चैप्टर का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट आता है। अगर हम लोग आयनिक बॉन्ड का बात करेंगे तो आयनिक बॉन्ड के केस पे मॉलिक्यूलर मास के तो आयनिक बॉन्ड के केस पे हम लोग अगर मास का बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा बेहतर फॉर्मूला मास से रिप्रेजेंट करना सही रहता है। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड में जो भी पार्टिकल्स रहते हैं वो आयंस रहते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं रहते हैं। इसीलिए आयनिक बॉन्ड का जब भी हम लोग मास प्रिपेयर करते हैं तो हमेशा फॉर्मूला मास प्रिपेयर करते हैं। कैसा मास प्रिपेयर करते हैं? फॉर्मूला मास प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड का बात करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग मॉलिक्यूलर मास को ही प्रिफर करते हैं।
क्यों यही अप्रोप्रिएट मानते हैं? क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में जो भी पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स रहते हैं। इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड का अगर हम लोग मास का बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास ही हम लोग अप्रोप्रिएट मानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो रीजन है ये आप लोगों को ध्यान से याद करना है। आयनिक, ये शॉर्ट एकदम छोटा कॉन्सेप्ट, लेकिन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो इसी के साथ हम लोगों का आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग भी खत्म हो जाता है। तो मेरे बच्चों, अभी थोड़ा हेल्थ के वजह से मैं रेगुलर अपडेट से आप लोगों को रेगुलरली क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का जितना भी सिलेबस वगैरह है वो टाइम पे कंप्लीट करने का। अभी मैं टेबल लेक्चर्स बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, है ना। मैं जितना भी है एकदम शॉर्ट एंड स्वीट एग्जाम ओरिएंटेड टाइप आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आप लोग भी अच्छे से घर में बैठ के पढ़िएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेशन पे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर समझ में आता है, मेरा लेक्चर्स अच्छे से आप लोग समझ लेते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट की वजह से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। और बस अभी क्रिसमस भी ख़त्म हो चुका है, तो आप लोगों को पढ़ाई करना नहीं भूलना है, क्योंकि देखिए अभी माध्यमिक बहुत नज़दीक आ चुका है, हम लोगों के पास टाइम उतना नहीं है। तो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, रेडी रखना है, डे बाय डे अपने आप को प्रोग्रेस करना है, रिवीजन आप लोगों को करते रहना है। तो अभी तक हम लोगों का ये सेकेंड राउंड पे, फर्स्ट राउंड पे हम लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और कॉमन एरिया कंप्लीट था। सेकेंड राउंड से भी हम लोगों का फिजिक्स और ये केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं शुरू करने वाला हूँ नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है मेटलर्जी, है ना। और वो चैप्टर भी मैं शायद टेबल लेक्चर्स ही लूँगा आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ इस कमबैक सीरीज में। तो इसी के साथ मैं लेक्चर को यहीं एंड करना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।